नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर ये 20 है और इसमें आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये जो पेपर है आपके न्यू रीट प्री एग्ज़ाम और मेंस के लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या सी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए बहुत उपयोगी ये टेस्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 में, इनमें से किस मूल्यांकन में अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है? योगात्मक मूल्यांकन में, आरंभिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन में या रचनात्मक मूल्यांकन में? तो देखो, यहाँ जो मूल्यांकन के ये अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। भाई अध्यापक क्या कर रहा है, छात्र की जो प्रगति है, छात्र ने कितना सीखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसके बारे में निरंतर, लगातार और तत्काल तुरंत जो प्रतिक्रिया दे, तो ऐसे मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को, समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत से और ग्रीक से। तो ये जो 4 देशों के नाम हैं, इनमें से किस देश में समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो देखो, समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत है वो कौन से देश से मानी जाती है? अमेरिका से मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्रश्न को। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। प्रश्न को समझना। करके सीखने पर यह बल देता है, रटकर सीखने पर यह बल देता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर यह बल देता है या बिना भार अधिगम पर बल देता है? तो इनमें से जो कथन एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य नहीं लग रहा है, वो कथन प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा। देखो, एनसीएफ 2005 जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, इस पर बल भी देता है। अर्थपूर्ण अधिगम, इस पर भी बल देता है और बालक करके सीखे, इस पर भी बल देता है। किंतु एनसीएफ 2005 रटकर सीखने पर बल नहीं देता है साथियों। प्रश्न संख्या 3 में जो दूसरा विकल्प है ये एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 में भी दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, खोज विधि का प्रयोग होता है किसमें? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में होता है, गेस्टाल्टवाद में होता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में होता है या हल ने जो सिद्धांत दिया है उसमें होता है? तो इनमें से खोज विधि का जो प्रयोग है कौन से सिद्धांत में किया जाता है? साथियों, जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है किन्होंने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। बिल्कुल इसी सिद्धांत में खोज विधि का प्रयोग होता है। तो चौथे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे ने 3 पर्वत की समस्या का प्रयोग किया है। आत्म केंद्रस्थ हेतु किया है, जीववाद हेतु किया है, नवीन चिंतन हेतु किया है या अमूर्त चिंतन हेतु किया है? तो देखो, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। और 3 पर्वत की समस्या भी इन्होंने बताई थी, किसको बताने के लिए? आत्म केंद्रस्थ के बारे में बताने के लिए जीन पियाजे ने 3 पर्वत की समस्या का प्रयोग किया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एडलर ने हीनता मनोग्रंथि को किस अवस्था की विशेषता बताई है? शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की या प्रौढ़ावस्था की? तो भाई आपको ये एडलर के हिसाब से बताना है कि हीनता मनोग्रंथि जो है ये किस अवस्था में पाई जाती है, किसके अनुसार? एडलर के अनुसार। तो मित्रों, हीनता मनोग्रंथि जो है ये पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में पाई जाती है। जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो समय होता है, चाइल्डहुड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्कुल इसी में एडलर ने हीनता मनोग्रंथि के बारे में बताया है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे।
अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आदत होती है? संज्ञानात्मक क्रिया है आदत, भावात्मक क्रिया है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति है या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई देखो, जो हमारी आदतें होती है ये संज्ञानात्मक या भावात्मक क्रिया नहीं होती है, वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। हमारे जो पहले के जो अनुभव हमने लिए हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति, बार बार उन चीज़ों को हम करते हैं तो वो चीज़ें क्या बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, दूसरों से मिलने जुलने से डरना कौन से फोबिया का उदाहरण है? विशिष्ट फोबिया है ये, सामाजिक फोबिया है, विवृत्ति फोबिया है या इनमें से सभी? तो कोई भी व्यक्ति जो दूसरों से मिलने जुलने से उसको डर लगता है, ये कौन से फोबिया का उदाहरण है मित्रों? सामाजिक फोबिया का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है? भाई देखो, अगर कोई विधि अधिगमकर्ता केंद्रित है तो इसका आपको सही अर्थ बताना है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल के देते हैं। इसमें परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां हैं ये, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है, या ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो भाई देखो, अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है, अर्थात यहाँ बालक की बात की जा रही है। तो साथियों, ऐसी जो विधियां होती है जिसमें जो अधिगम है उसमें क्या किया जाता है, अधिगमकर्ता की अपनी पहल मतलब खुद आगे रहकर वो चीज़ों को करता है, सीखता है, और उसके जो प्रयास है ये चीज़ें उसमें सम्मिलित होती है। कौन सी विधि में? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में। प्रश्न संख्या 9 में चौथा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अभिप्रेरणा से? अलग अलग एग्जाम्स में कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मित्रों, ये जो है ये एक मौखिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अतः इसका संबंध किससे है? बुद्धि से है। प्रश्न संख्या 10 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न को देख लेंगे। संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत या संवेगों का द्विकारक सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेम्स लेंगे के सिद्धांत को, कैनन बार्ड के सिद्धांत को, शेक्टर सिंगर सिद्धांत को या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत को? तो जो संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं और संवेगों का द्विकारक सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और ये इनमें से कौन सा सिद्धांत है? शेक्टर सिंगर सिद्धांत। बिल्कुल 3 नाम यहाँ क्लियर हो चुके हैं इस सिद्धांत के। एक तो इसको शेक्टर सिंगर सिद्धांत कह दो, या संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत कह दो, या संवेगों का द्विकारक सिद्धांत कह दो, ये सभी एक ही नाम है। 11वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या रचनात्मकता से सीखने वाले बालकों के लिए? तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण जो है हम निदानात्मक शिक्षण जब कर लेते हैं उसके बाद में किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। अब निदान में तो हम छात्रों की कमजोरियां देखते हैं और उपचार में उनको दूर करते हैं। तो ऐसा किसके लिए किया जाता है? जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए। अतः उपचारात्मक शिक्षण का जो संबंध है वो किस प्रकार के बालकों के लिए? जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए है। 13वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो 14वें प्रश्न को देखिएगा। एक व्यक्ति के सामने 2 विकल्प है, कौन कौन से? पहला विकल्प है या तो वह नदी में कूदकर जान दे देवे, या फिर दूसरा विकल्प है गंभीर बीमारी से तड़प तड़प कर वह मर जाए। तो व्यक्ति के सामने कौन से प्रकार का द्वंद्व है? अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस या इनमें से सभी? तो देखो, अगर हम देखें 2 पॉजिटिव चीज़ें अगर हमारे लिए है और उनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है पॉजिटिव, जिनको दोनों को हम चाहते हैं,
ठीक है, कि भाई दोनों हमारे पास हो लेकिन किसी एक को ही हम चुन सकते हैं, तो वो तो क्या होता है, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच होता है। और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, वो अप्रोच अवॉइडेंस। और दोनों नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर व्यक्ति के सामने दो विकल्प है कि यहाँ पर भी मर रहा है और यहाँ पर भी मर रहा है। यहाँ पर नदी में कूद कर जान दे रहा है या तड़प तड़प कर मर रहा है, मरना तो है उसको, दोनों नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ेगा। तो ये अवॉइडेंस के अंतर्गत ये आ जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वें प्रश्न को देखिएगा। तर्कना के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है तर्कना के बारे में, कि ये पहला विकल्प है, तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन है। दूसरा है, व्यक्ति तर्कना के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध करता है। तीसरा है, इसके माध्यम से व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। और चौथा है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को तर्क की आवश्यकता होती है। तो भाई देखें तर्कना के बारे में असत्य कथन को, तो बिल्कुल जब हमारे पास समस्या हो तो उसका समाधान हम करते हैं और उसके लिए व्यक्ति को तर्क की आवश्यकता भी होती है। व्यक्ति तर्क वितर्क करता है तर्कना के माध्यम से, और मित्रों व्यक्ति तर्कना के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध भी करता है। पहला विकल्प यहाँ असत्य कथन है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन तो काल्पनिक चिंतन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो हम काल्पनिक चिंतन करते हैं वो कहलाता है स्वैली चिंतन। तो फिर आपके पहला जो विकल्प है ये तर्कना के संबंध में कैसा कथन है? एक असत्य कथन है। 15वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को, यहाँ टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, तथ्य और मानसिक शब्द अलग अलग होने चाहिए थे, सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है। पहला विकल्प है, यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है। दूसरा है, यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। तीसरा है, मानसिक विकास अधिगम का साधन है। और चौथा है, यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। तो देखो 16वें प्रश्न को थोड़ा सा समझना, क्या कह रहा है कि कौन सा तथ्य जो है मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है। तो जिस व्यक्ति का मानसिक विकास जितना अधिक होगा साथियों, वो व्यक्ति बालक है या फिर वो व्यक्ति जो है नवीन परिस्थितियों से समाधान ये चीजें करती है। जब हमारे सामने नवीन परिस्थितियां आती है और हमारा मानसिक विकास अच्छा है तो हम उन नवीन परिस्थितियों में भी आसानी से समाधान या समायोजन कर पाते हैं। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल और प्रोफेसर राममूर्ति। तो एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थी साथियों, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। सुना होगा ना इनका नाम आपने अच्छी तरह से कई जगह पर। देखो तीसरा विकल्प 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। 18वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो देखो कौन से पक्ष को, भाई अलग अलग पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष होते हैं, भावात्मक पक्ष है। इसी प्रकार एक पक्ष कौन सा आता है व्यक्ति का? संवेगात्मक पक्ष। तो इनमें से जिस ग्रंथि का संबंध व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष से है उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। दूसरा विकल्प 18वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? पहला है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, दूसरा है साहचर्यवादी सिद्धांत, तीसरा है अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत और चौथा है अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो साथियों इस प्रश्न में मैंने क्या किया है भाई, आपको समझाने के लिए चारों ही जो है ये सृजनात्मकता के सिद्धांत है, चारों ही, मतलब प्रश्न बोनस योग्य है किंतु प्रश्न को समझेंगे। मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये कहता है कि पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। साहचर्यवादी जो सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है
ये संयोगों का पुनर्गठन है। तीसरा जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है वो अवबोध पर निर्भर करती है। और चौथा है अस्तित्ववाद का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है ये मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है। तो ये चारों ही सिद्धांत सृजनात्मकता के सिद्धांत है साथियों। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 को, आरटी 2009 जो अधिनियम है इसमें किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है ये अधिनियम? 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष और 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष। तो आरटी 2009 का जो अधिनियम है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बालकों के लिए है। और कक्षा 1 से 8 के जो बालक होते हैं इनकी आयु वर्ग क्या होती है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष इनकी आयु वर्ग होती है। तो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? 6, 14 किस में दे रखा है? तीसरे विकल्प में। 20वें प्रश्न में आपके तीसरा ही विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। 21 में है आपके, क्या पूछा है? विकास के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन देखना है विकास के बारे में। विकल्प है विकास अपूर्वानुमेय है, दूसरा है विकास अभिवृद्धि का ही एक अंग है, तीसरा है विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है और चौथा है विकास संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है? सत्य, 3 असत्य है और 1 सत्य है। तो देखो पहला जो विकल्प कह रहा है ये क्या कह रहा है कि विकास अपूर्वानुमेय है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि विकास कैसा होता है? पूर्वानुमेय। पूर्वानुमेय का मतलब क्या होगा? विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये गलत। विकास अभिवृद्धि का ही एक अंग है? जी नहीं साथियों, अभिवृद्धि विकास का एक अंग है। तीसरा है विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। ये भी गलत, क्योंकि विकास वातावरण और वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। चौथा है विकास संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, किंतु विकास जो है ये संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा विकल्प 21 में सही है। 22 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण और गणित की विषय वस्तु। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इनमें से क्या रहेगा? बालक के चिंतन का गणितीकरण। 22वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? व्यक्ति की ये आंतरिक विभिन्नताएं हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं या चारित्रिक विभिन्नताएं हैं? तो देखो अभिरुचि, अभिवृत्ति ये तो आंतरिक हुई, उपलब्धि भी आपके यहाँ पर सामाजिक के अंतर्गत आ जाती है, और जो लिंग है साथियों ये जो है ये शारीरिक के अंतर्गत आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को वैयक्तिक विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं। इस वजह से 23 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 है आपके, क्या पूछ रहे हैं 24 में? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जेबी वाटसन, डेविड मैक्लेलैंड, सिगमंड फ्रायड या कार्ल यूंग? तो इनमें से उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है किसने दिया था? ये दिया था डेविड मैक्लेलैंड ने। दूसरा विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 25 में पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर या अभिप्रेरणा स्तर? तो इनमें से जो शिक्षण का स्तर नहीं है वो देखेंगे। शिक्षण के स्तरों में परावर्ती स्तर को भी रखा गया है, अवबोध स्तर को भी रखा गया है और स्मृति स्तर को भी रखा गया है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3। किंतु अभिप्रेरणा स्तर इसमें शामिल नहीं है। तो 25 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। ये आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।